वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे एक गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म और देखेंगे उसका स्पेक्ट्रम। गेट सिग्नल यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो है ए पीरियोडिक, और ये गेट सिग्नल जिसे हम लिखते हैं जी टी, ये एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए रखता है कांस्टेंट वैल्यू, और इस ड्यूरेशन के अलावा बाकी सभी जगह इस गेट सिग्नल की वैल्यू होती है 0। तो अब वो फिक्स जगह यानी स्टार्टिंग पॉइंट है -τ/2, जहां पर खत्म हो रहा है वो पॉइंट है τ/2, और -τ/2 से +τ/2 तक सिग्नल की वैल्यू है k। ये हुआ हमारा गेट सिग्नल। गेट की तरह, गेट से रिजेम्बलेंस रखने के कारण इसे कहा जाता है गेट सिग्नल। तो गेट सिग्नल की वैल्यू होती है के, दिस वैल्यू। अगर आपका टी टाइम वेरिएबल -τ/2 से बड़ा या उसके बराबर है और छोटा या बराबर है τ/2 से, इस ड्यूरेशन में गेट सिग्नल की वैल्यू होती है कांस्टेंट के, और इसके अलावा कहीं भी और आप गेट सिग्नल की वैल्यू देखेंगे तो वो मिलेगी 0। तो अब इस गेट सिग्नल के लिए हम करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, एफ ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞। हमारा जो भी सिग्नल होगा एफ टी हम यहाँ पर लिखेंगे e की पावर -j⍵t dt। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसमें हम गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए एफ टी की जगह पर रखेंगे अपने गेट सिग्नल को। तो हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ GT यानी हमारा गेट सिग्नल e की पावर -j⍵t dt। अब गेट सिग्नल कैसा है? गेट सिग्नल की वैल्यू है कांस्टेंट के, कहां से कहां तक, -τ/2 से लेकर के τ/2 तक, और इसके अलावा हर जगह ये 0 है। तो जब इस कंडीशन को हम यहां पर रखेंगे उस केस में इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी। इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी -τ/2 से +τ/2। तो ये हुआ -τ/2 से +τ/2, और इस लिमिट में सिग्नल की वैल्यू है k। तो जीटी की जगह आ जाएगा k e की पावर -j⍵t dt। अब ये इक्वेशन हमको मिल गई, इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसमें k आपका कांस्टेंट है तो इस k को हम बाहर ले सकते हैं। ये आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -j⍵t dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम -τ/2 टू +τ/2 हमको यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद जब हम एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर -j⍵t अपॉन -j⍵, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी -τ/2 से +τ/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इसके बाद हम जब इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमें मिलेगा k e की पावर -j⍵τ/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी e की पावर -j⍵, t की जगह पे रखेंगे -τ/2 अपॉन -j⍵, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा
ई की पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाय 2 माइनस, ये माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा ई की पावर जे ओमेगा टाउ बाय 2, नीचे डिनोमिनेटर में है माइनस ऑफ जे ओमेगा। इसके बाद हम इस नेगेटिव को हटाने के लिए इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें मिलेगा कि ई की पावर जे ओमेगा नॉट टाउ बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाय 2। हमने यहाँ से नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया है। नीचे डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा जे ओमेगा, इतना हमें मिल गया। अब इसके बाद ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को आगे सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल और साइन या कॉस के साथ क्या रिलेशन है इसको देखना पड़ेगा। तो अब चूंकि यहाँ पे ई की पावर जे थीटा, इसको थीटा मान ले, तो ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा वाला टर्म है। हमको पता है कि ये हमें साइन थीटा की इक्वेशन देगी, क्योंकि साइन थीटा होता है ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। तो इस रिलेशन को हम इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करेंगे। अब हमारे केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टाउ बाय 2। हमारे केस में थीटा की वैल्यू है ओमेगा टाउ बाय 2। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, अब इसके बाद जो मिलेगी वो होगी साइन थीटा के फॉर्म में। ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा आपको दे देगा ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा आपको इस इक्वेशन से दे देगा 2j साइन थीटा। हमारे पास है ई की पावर जे ओमेगा टाउ बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाय 2, तो हमें मिलेगा 2j साइन ओमेगा टाउ बाय 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा कि इस पूरे की जगह पर अब हम रख देंगे 2j साइन ओमेगा टाउ बाय 2। 2j साइन ओमेगा टाउ बाय 2, नीचे है j ओमेगा। अब j कैंसिल हो गया, हमें मिला 2k साइन ओमेगा टाउ बाय 2 अपॉन ओमेगा। ये हमें गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को जब हम यूज करेंगे स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए, यानी जब हम गेट सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाना चाहेंगे, तो इस केस में अगर इस इक्वेशन की सहायता से, इस फूरियर ट्रांसफॉर्म की सहायता से हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो बनाने में हमें बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्पेक्ट्रम बनाने में हमें आसानी हो, इसके लिए हम इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट करेंगे सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म में। सैम्पलिंग फंक्शन क्या होता है? सैम्पलिंग फंक्शन होता है साइन x अपॉन x। सैम्पलिंग ऑफ x होता है साइन x अपॉन x। तो हम इसको साइन x अपॉन x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन के साथ है ओमेगा टाउ बाय 2, तो साइन x अपॉन x इस फॉर्म में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हमारे पास
x की वैल्यू है ओमेगा टाउ बाय 2। इस वाली इक्वेशन में हमें नीचे भी चाहिए ओमेगा टाउ बाय 2। क्यों? क्योंकि हम बनाना चाहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आसानी से बन जाए इसके लिए हम इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को सैम्पलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सैम्पलिंग ऑफ x यानी साइन x अपॉन x। साइन x अपॉन x के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना यानी कि इक्वेशन बनाना साइन ओमेगा टाउ बाय 2 अपॉन ओमेगा टाउ बाय 2। हमें ये इक्वेशन बनानी है और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास k को कहीं यूज नहीं करना है, तो उसको सबसे पहले लिख लिया हमने। इसके बाद साइन ओमेगा टाउ बाय 2 अपॉन ओमेगा टाउ बाय 2 हमें ये चाहिए। अब इस इक्वेशन को पाने के लिए क्या क्या हमारे पास पहले से है? ओमेगा पहले से है, 2 पहले से है। अब हमें जरूरत है एक टाउ की, तो हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन में टाउ से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देंगे। डिवीजन वाला चला गया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर वाला इस टर्म के साथ आ जाएगा। यानी कि हम इस इक्वेशन में जब टाउ अपॉन टाउ को मतलब टाउ को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, उस केस में हमारा ये फंक्शन सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में रहेगा टाउ और के। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी के टाउ। ये पूरी इक्वेशन बदल गई है सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2 में। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम किसी भी गेट सिग्नल का कैलकुलेट करेंगे तो आपको इनिशियली जो फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो है ये। अगर स्पेक्ट्रम नहीं बनाना तो इतना कैलकुलेशन काफ़ी है, लेकिन अगर हमें स्पेक्ट्रम भी बनाना है तो इसके बेसिस पर स्पेक्ट्रम बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उस केस में हम इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म में और इस कन्वर्जन के लिए हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे टाउ का और डिवाइड करेंगे टाउ से। तो हमें मिल जाएगा साइन ओमेगा टाउ बाय 2 अपॉन ओमेगा टाउ बाय 2 और जब हम इसे फाइनली लिखेंगे तो के टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2 हमें ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिलने लगेगी। अब हमें गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग के फॉर्म में मिल गया और फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिली के टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2 या साइन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो के टाउ साइन ओमेगा टाउ बाय 2 अपॉन ओमेगा टाउ बाय 2। अब हमें प्लॉट करना है इसका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए चूंकि हमारा ये जो सिग्नल है ये एक रियल सिग्नल है, एफ ओमेगा जो हमें मिल रहा है ये रियल मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज अ रियल सिग्नल। तो इसी कारण से जब हम स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे इस केस में जरूरी होगा सिर्फ एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ही हमारे सिग्नल की पूरी डिटेल्स हमको दे देगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो चूंकि हमारा जो एफ ओमेगा हमको मिल रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, वो एक रियल सिग्नल है, तो हमारे लिए एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करना जरूरी है। अब एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया ओमेगा, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो हमने यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर हम लेंगे अपने सिग्नल के एम्पलीट्यूड को। इस स्पेक्ट्रम को जब हम प्लॉट करते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जब हम प्लॉट करते हैं,
तो हमें मिलता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। अब इस सिग्नल के लिए वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तो इस सिग्नल का बिहेवियर डिफाइन करेगा ये सैम्पलिंग सिग्नल, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमें मिल रहा है सैम्पलिंग सिग्नल। सैम्पलिंग सिग्नल जो हमें मिल रहा है वो है एस ए ओमेगा टाउ बाई टू, मतलब सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू। सैम्पलिंग फंक्शन जब हमने किया था तो हमें ये पता चला था कि सैम्पलिंग सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलती है, सैम्पलिंग सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी जब ओमेगा की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये सैम्पलिंग फंक्शन ओमेगा के रिस्पेक्ट में है। अगर हमने लिखा होता साइन x तो इसकी वैल्यू, या सैम्पलिंग x लिखा होता हमने, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती जब x की वैल्यू होती 0। तो सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको तब मिलेगी जब ओमेगा की वैल्यू होगी 0। और ये मैक्सिमम वैल्यू यानी सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, क्योंकि सैम्पलिंग सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कहाँ पर होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे सैम्पलिंग सिग्नल की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, जिसके कारण से एफ ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी के टाउ इंटू 1, यानी कि के टाउ के बराबर। तो एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे सिग्नल की वैल्यू होगी के टाउ। अब चूंकि सैम्पलिंग सिग्नल है तो सैम्पलिंग सिग्नल पर बेस्ड जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो चूंकि सैम्पलिंग सिग्नल साइन को फॉलो करता है, सैम्पलिंग सिग्नल होता है साइन x अपॉन x, तो साइन के पैटर्न को फॉलो करता है और एम्पलीट्यूड इसका लगातार घटता जाता है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू को आप जब बढ़ाएंगे तो ये साइन थीटा तो मैक्सिमम मिनिमम +1 -1 के बीच में ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आप ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वाली न्यूमरेटर टर्म आपको +1 से ज्यादा आंसर नहीं दे सकती, मैक्सिमम वैल्यू जो देगी वो +1 देगी, लेकिन ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाने से डिनोमिनेटर लगातार बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से सैम्पलिंग सिग्नल को जब हम प्लॉट करते हैं तो साइन थीटा जैसा कर्व बनता है, लेकिन एम्पलीट्यूड लगातार घटता जाता है। इसे हम अगर आगे बढ़ाएं तो एम्पलीट्यूड ऐसे लगातार घटता जाएगा, जिससे हम कहते हैं कि हमें डिकेइंग ऑसिलेशन मिलता है, साइनसॉइडल सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाए। तो हमने एक रफ स्केच बना दिया स्पेक्ट्रम का। अब इसे फेयर करने के लिए हमें क्या बताना होगा, ये तो हम बता चुके कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है के टाउ। अब हमें बताना पड़ेगा इन जीरो क्रॉसिंग्स को कि हमारा सिग्नल कहाँ कहाँ पे जीरो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और इसका पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा साइन एक्स की वैल्यू को, यानी कि इस साइन की वैल्यू को जहां जहां पे साइन थीटा, थीटा है हमारा ओमेगा टाउ बाई टू, तो जहां जहां पे साइन ओमेगा टाउ बाई टू की वैल्यू होगी 0, वहां वहां पे हमारा सिग्नल करेगा जीरो क्रॉसिंग्स। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें अब जीरो क्रॉसिंग्स का पता लगाना है। जीरो क्रॉसिंग यानी जहां पे हमारा सिग्नल 0 हुआ हो, एफ ओमेगा 0 हुआ हो। एफ ओमेगा कहाँ पे 0 होगा, जहां पे सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू 0 होगा। सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू कहाँ पे 0 होगा, जहां साइन ओमेगा टाउ बाई टू अपॉन ओमेगा टाउ बाई टू 0 हो, क्योंकि के टाउ तो 0 हो नहीं सकता।
अब ये कहाँ पे जीरो होगा, जहां पे साइन ओमेगा टाउ बाय 2 जीरो हो। ठीक, तो अब जीरो क्रॉसिंग्स कहाँ पे मिलेंगी हमें, जहां पे साइन ओमेगा टाउ बाय 2 की वैल्यू जीरो हो, यानी जहां पर ओमेगा टाउ बाय 2 की वैल्यू हो प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो की जो जनरलाइज्ड वैल्यूज होती हैं वो है थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। तो हमें जीरो कहाँ पर मिलेगा, ओमेगा टाउ बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, यानी ओमेगा की किस वैल्यू के लिए मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू होगी 2n पाई अपॉन टाउ। ओमेगा की जहां जहां पर वैल्यू होगी 2n पाई अपॉन टाउ, वहां पर हमें मिलेगी जीरो क्रॉसिंग। ओमेगा की वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमने इसको कैलकुलेट किया, हमको मिला कि ओमेगा की वैल्यू जहां जहां पे प्लस माइनस 2n पाई अपॉन टाउ होगी वहां पे हमें जीरो क्रॉसिंग मिलेगी। यहां पर n की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि n की वैल्यू हम कभी भी जीरो नहीं रखते, क्योंकि n की वैल्यू जीरो रखने में ये इक्वेशन जीरो बाय जीरो के फॉर्म में आने लगती है। तो n की वैल्यू को हमें यहाँ पर जीरो नहीं रखना है, हम n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 सो ऑन, इसके आगे की कोई भी वैल्यू। तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 हमको देगा पहली जीरो क्रॉसिंग। अगर हम प्लस साइन से लेंगे तो पॉजिटिव साइन की, माइनस साइन से लेंगे तो नेगेटिव साइन साइड की जीरो क्रॉसिंग हमको मिलेगी। तो n इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो हमारी यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग हो जाएगी 2 पाई बाय टाउ पर, और दूसरे साइड की जीरो क्रॉसिंग हो जाएगी माइनस 2 पाई बाय टाउ पर। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 2 करेंगे तो हमें दूसरी जीरो क्रॉसिंग मिलेगी 4 पाई बाय टाउ पर, नेगेटिव साइड पे मिलेगी माइनस 4 पाई बाय टाउ पर। ऐसे ही हम आगे जीरो क्रॉसिंग्स को मेंशन कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए हमने ये हमें जो मिल गया ये हमारे गेट सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन रखी। इक्वेशन में हमें मिला है एक सैम्पलिंग फंक्शन, तो हमने सैम्पलिंग के हिसाब से वेवफॉर्म बना ली। अब सैम्पलिंग में मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है एट n इज इक्वल्स टू जीरो, यानी एट ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो एफ ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी k टाउ इंटू 1, कहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो पर। इसके बाद हमें इसमें मेंशन करनी पड़ेगी जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग यानी जहां पर एफ ओमेगा जीरो हो रहा है। एफ ओमेगा कहाँ पर जीरो होगा, जहां सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2 जीरो होगा। सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2 कहाँ जीरो होगा, जहां साइन ओमेगा टाउ बाय 2 जीरो होगा। और साइन ओमेगा टाउ बाय 2 कहाँ जीरो होगा, जहां ओमेगा टाउ बाय 2 की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई होगी। इसमें इस n में आपको कभी भी जीरो रखना नहीं है जीरो क्रॉसिंग के एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि ये n इज इक्वल्स टू जीरो आपको देगा ये वाला पॉइंट जहां पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है। तो n की वैल्यू को आप जीरो के अलावा और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू हमको रखनी है। तो यहाँ पर हम जब n की जगह पे रखेंगे 1 तो हमको पहली जीरो क्रॉसिंग मिलेगी प्लस और माइनस। जब n की वैल्यू रखेंगे 2 तो दूसरी जीरो क्रॉसिंग मिलेगी। ऐसे ही बनेगा हमारा गेट सिग्नल का स्पेक्ट्रम। बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, सैम्पलिंग सिग्नल में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो डिकेइंग होते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड इनका लगातार घटता जाना चाहिए। तो इस तरह से हम बना देंगे गेट सिग्नल का स्पेक्ट्रम।